हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन? अब प्रिपरेशन तो खैर हो ही गया होगा, आप रिवीजन वगैरह होगा, मॉक्स वगैरह दे रहे होंगे आप। मैं आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता, और आज मैं आपके साथ आपको रिवाइज कराऊंगा AS20। AS20 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट AS है, ग्रुप 2 का। और ये जो AS है कॉन्सेप्चुअल बहुत है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ इस तरह से इसका रिवीजन कराऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भाई आपको सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाऊंगा, और मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके छोटा रहे और आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ जाए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और जो भी वीडियो पहली बार देख रहा होगा, प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि एकदम लाइक कर देना वीडियो को और शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकॉन में ऑल वाले जो ऑप्शन होते हैं उसको प्रेस करना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपका साथ बना रहता है। तो बच्चों, मेरा भरोसा, मेरी मोटिवेशन बनी रहती है। तो ये एक सिलसिला आप ऐसा इसको कंटिन्यू करें। और चलिए फिर बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो है AS नंबर 20, अर्निंग पर शेयर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए जरा, सबसे पहले मैं तो बात करूंगा कि मैं AS20 की एप्लीकेबिलिटी किस किस पर है। तो AS20 इज एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटीज, हाउएवर सम एग्जम्पशंस आर अवेलेबल टू SMCs। आप पूछेंगे भैया क्या ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, ये पॉइंट हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मीनिंग एंड टाइप ऑफ EPS। सबसे पहले कि EPS होता क्या है। देखिए, आपने EPS पढ़ रखा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है। सब कुछ सही है, एक जैसा ही है सब कुछ, ठीक है, EPS की मीनिंग। लेकिन मैं यहाँ पर प्लेन मीनिंग EPS की बता देता हूँ आपको, ताकि आपको जानना बहुत जरूरी है। प्लेन मीनिंग EPS की: EPS स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड इट इज अ फाइनेंशियल रेशियो दैट इंडिकेट्स प्रॉफिट या लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑन पर शेयर बेसिस एनुअली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इक्विटी शेयर होल्डर को एनुअली जो अर्निंग मिलती है पर शेयर बेसिस पर, उसी को हम लोग कहते हैं EPS। सीधी सी बात है। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो इक्विटी शेयर होल्डर के हिस्से जाता है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो इक्विटी शेयर होल्डर के हिस्से में जाता है एनुअली पर शेयर बेसिस पर, उसको हम लोग कहते हैं EPS, अर्निंग पर शेयर। EPS हमारे AS20 के हिसाब से दो तरह के होते हैं। एक होता है बेसिक EPS यानी बेसिक अर्निंग पर शेयर, दूसरा होता है डाइल्यूटेड EPS यानी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, ठीक है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस बेसिक EPS। हम ये बेसिक EPS कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेसिक EPS कैलकुलेट करते समय हम ध्यान रखते हैं फॉर्मूला का, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या है बेसिक EPS कैलकुलेट करने का? अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसको आप लोग अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ही बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर या अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, इसका मतलब क्या होता है सर? वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर का मतलब है कि भाई इक्विटी शेयर्स जो है हम टाइम प्रपोर्शन बेसिस पे उसका वेटेड एवरेज लेंगे पूरे साल का, ठीक है। इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। तो बेसिक EPS का फॉर्मूला क्या है? बेसिक EPS का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बेसिक EPS का फॉर्मूला क्या है? बेसिक EPS का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बेसिक EPS का फॉर्मूला देखिए, दिख रहा है आपको। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाई वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स का नंबर, ठीक है। तो आएगा आपका बेसिक EPS। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। हम ये अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब ये होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर को मिलने वाली अर्निंग। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलने वाली अर्निंग का सीधा सीधा मतलब होता है कि भैया सबको देने के बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को दिया जाएगा। सबको देने के बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को दिया जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है सवाल में आपको दिया रहेगा, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट या टैक्स भी दिया रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लेंगे, जैसे आपने FM में थोड़ा बहुत सीखा होगा, ठीक है। चलिए, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सबसे पहले आपको दिया रहेगा, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आएगा ना, ये किस एडजस्टमेंट के बाद आना चाहिए? दिस शुड बी आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड प्रायर पीरियड आइटम। सुनो ना,
सवाल में आपको दे दिया रहेगा कि ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और ये है प्रायर पीरियड आइटम, ठीक है, ऐसा आपको दे दिया रहेगा। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है आफ्टर एडजस्टिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड प्रायर पीरियड आइटम ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में उसमें से माइनस करेंगे हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड, उसमें से माइनस करेंगे हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड। और बच्चों लोग प्लीज ध्यान रखना कि प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते समय दो तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो होगा ना, उसका डिविडेंड चाहे डिक्लेयर हुआ हो चाहे नहीं डिक्लेयर हुआ हो, ठीक है, वो हम माइनस जरूर करेंगे। डिक्लेयर हुआ हो चाहे नहीं डिक्लेयर हुआ हो, कहने का क्या मतलब है कि कंपनी ने अगर डिक्लेयर किया है कि भाई ये हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड जो है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं, इस साल ये डिविडेंड देंगे, तो माइनस तो करेंगे। अगर मान लो कंपनी ने कुछ नहीं कहा है तो भी आप प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज उठाएंगे, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके उनको डिविडेंड यहाँ पर माइनस करेंगे। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर अगर रहेगा तो टेक डिविडेंड वेदर डिक्लेयर्ड और नॉट। लेकिन अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो आपको सिर्फ डिक्लेयर्ड डिविडेंड ही लेना है और कोई डिविडेंड नहीं लेना। तो आप पूछेंगे क्या भैया मेरे को ये पता रहेगा क्या, या सवाल में दिया रहेगा क्या? देखो सीधी सीधी सी बात कहता हूँ, ICAI जो है वो हमेशा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की ही बात करता है। इसका मतलब आपको डायरेक्टली परसेंटेज चार्ज करके माइनस करने का है। तो आप यहाँ माइनस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आपने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करा, दूसरी चीज, ठीक है। उसके बाद आपको कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स उस प्रेफरेंस डिविडेंड पर जो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स होगा वो माइनस करना होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट में से क्या क्या माइनस करना है? माइनस करना है पहला प्रेफरेंस डिविडेंड, दूसरा माइनस करना है सीडीटी ऑन दैट प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर जो आपके पास बचेगा उसको कहेंगे हम अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये बचेगा हमारा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। समझ में आ रही बात? ओके। उसके बाद अगर मान लो कंपनी ने ना कोई फी पैसा ट्रांसफर किया है किसी भी रिजर्व फंड में, कंपनी ने ना कोई भी पैसा ट्रांसफर किया है रिजर्व फंड में, तो आप उस रिजर्व फंड का पैसा को यहाँ से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि रिजर्व फंड का पैसा भी हम लोग मानते हैं कि वो इक्विटी शेयर होल्डर का ही पैसा है, ठीक है। तो इफ कंपनी ट्रांसफर्स एनीथिंग फ्रॉम अबव प्रॉफिट टू एनी रिजर्व फंड दैट शुड नॉट बी डिडक्टेड, ठीक है, वो डिडक्ट नहीं करेंगे, उसको ऐसे छोड़ देंगे। तो यही हमारा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आएगा। नाउ अब बात आती है कि भैया अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ये तो हमने सीख लिया, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ये तो हमने सीख लिया। अब हम एक बार सीखेंगे कि भैया हमारे पास जो वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर है उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वेटेड एवरेज जो आउटस्टैंडिंग शेयर है उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर लेना पड़ेगा। आपने ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर ले लिया, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। आपने ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर ले लिया, चलो बढ़िया बात है। उसके बाद में आपको ऐड करना पड़ेगा, अगर आपने पब्लिक इशू किया है, कोई फ्रेश इशू किया है, तो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। और ऐड करते वक्त आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर जो है उसके बाद जो पब्लिक इश्यूज वगैरह आ रहे हैं उसको जो हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया वो कब इशू हुआ है, पब्लिक इशू हमने कब किया है, किस डेट में किया है, ठीक है। तो उस डेट से लेकर के जब से इशू हुआ तब से लेकर के ईयर एंड तक उसका टाइम प्रपोर्शन बनाएंगे। और टाइम प्रपोर्शन कैसे बनाएंगे, देखो मैंने आपको एक बना करके यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है टाइम प्रपोर्शन। देखो ये दिख रहा है आपको, एक टाइम प्रपोर्शन बनाकर दिखाने की कोशिश मैंने करी है टाइम प्रपोर्शन। जैसे यहाँ लिखा भी जब से इशू हुआ तब से ईयर एंड तक। जैसे मान लो 1/5/22 को आपका 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू हुआ है, पब्लिक इशू, और 31/3/23 को आपका ईयर एंडिंग है। तो इसका मतलब है कि वो शेयर जो है इस साल के दौरान कितने दिन यूज हुआ, आपको बेसिकली ये समझना है कि वो शेयर जो है किस करंट ईयर के दौरान कितने दिन यूज हुआ है। तो देखिए भैया 10,000 शेयर्स था और पूरे 12 महीने के लिए यूज होता, लेकिन ये 1/5 को इशू हुआ है, तो इसका मतलब है कि अप्रैल महीना तो चला गया, इसका मतलब है कि 11 महीना ही शेयर यूज होगा। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो यूज होंगे पूरे साल वो कितने आ रहे हैं, 9167 शेयर। आपको समझ में आ रही है बात? ठीक है, समझ में आ रही है तो ठोको लाइक, फटाफट ठोको लाइक जल्दी से एकदम, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई बेटा। उसके बाद में आपने करना क्या है, फ्रेश इशू को ऐड करना है। फिर अगर कोई बोनस इशू किया है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। याद रखना एक छोटी सी चीज कि फ्रेश इशू जो है ना आपको टाइम बेसिस पे ऐड करना है। फ्रेश इशू को टाइम बेसिस पे ऐड करना है, लेकिन बोनस इशू को फुल ईयर बेसिस पर लेना है।
बोनस इशू को किस पे लेना है, फुल ईयर बेसिस पे लेना है। फिर अगर आपने अगर उस साल कोई बोनस इशू किया है तो उस बोनस इशू के शेयर को ले लो। जैसे मान लो आपने 10,000 शेयर्स को इशू किया है, 15,000 शेयर्स बोनस इशू किया है, 15,000 शेयर्स आपने बोनस इशू किया है, ठीक है। तो इस बोनस इशू में क्या करेंगे, वो 15 के 15,000 आप ऐड कर देंगे। आप देखेंगे नहीं कि वो कब इशू किए हैं कब इशू नहीं किए हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर समझ में आ रही हो ठोको लाइक, ठीक है। उसके बाद में राइट इशू, राइट इशू को ऐड करेंगे। और राइट इशू AS20 में राइट इशू जो होता है ना, उसके दो पार्ट होते हैं हमारे पास में AS20 में राइट इशू के, ठीक है। AS20 में राइट इशू के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं पेड पार्ट, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो है उसको बोलते हैं बोनस पार्ट। ऐसा क्यों होता है पेड पार्ट और बोनस पार्ट? आपको छोटी सी बात समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। पेड पार्ट और बोनस पार्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपने राइट इशू तो पढ़ा ही होगा। राइट इशू में क्या होता है कि हम अगर किसी भी व्यक्ति को, राइट इशू में क्या होता है कि हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, राइट इशू में होता है कि हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स देते हैं। हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स देते हैं और वो शेयर्स जो होता है सस्ते दामों पे देते हैं। हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स देते हैं और वो शेयर जो है ना सस्ते प्राइस पर देते हैं, सस्ते प्राइस पर देते हैं, ठीक है। मार्केट प्राइस से नीचे देते हैं, तो कम पैसे में देते हैं। तो जो कम पैसे में हम उनको दे रहे हैं ना, वो हमारे लिए क्या है, एग्जैक्टली बोनस ही है, ठीक है। मतलब 100 रुपए का शेयर मार्केट में चल रहा है, हमने उस शेयर के लिए हमने चार्ज किया अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से 30 रुपया, तो 70 रुपए का उसको बेनिफिट दिया कि नहीं दिया? दिया ना बेनिफिट। दैट 70 रुपए इज कॉल्ड बोनस पार्ट और 30 रुपए इज कॉल्ड पेड पार्ट। समझ रहे हैं ना? अच्छा, तो उसको निकालने का एक अलग सा तरीका है इस AS20 के अंदर में। वो तरीका बेटा आपको सीखना होगा, ठीक है। मैं उन सभी तरीकों पे सवाल जरूर कराऊंगा, वो तरीका आपको सीखना होगा। पहले मैं एक बार लेक्चर को पूरा खत्म कर लूँ, उसमें सवाल कराऊंगा। प्रॉब्लम वाले पार्ट अलग से आएंगे आपके। पेड पार्ट, पेड पार्ट हमेशा टाइम बेसिस पर निकलेगा और बोनस पार्ट जो रहेगा फुल ईयर बेसिस पर निकलेगा। उन दोनों को लेकर के हम यहाँ जोड़ेंगे और जोड़ करके फिर यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज हो गई कंप्लीट। उसके बाद में अगर मान लो अमालगमेशन हुआ है, तो अमालगमेशन में अगर मर्जर का मेथड से अमालगमेशन हुआ है, मर्जर के मेथड से अमालगमेशन हुआ है, तो फुल ईयर बेसिस पर लेंगे हम उसको। और परचेज के मेथड से अमालगमेशन हुआ है तो टाइम प्रपोर्शन बेसिस पर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स हो गया, शेयर वारंट हो गया, ये सब कुछ भी अगर आता है, या फिर कोई भी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होता है, कन्वर्टेबल डिबेंचर वगैरह आता है, तो सबको हम किस पर लेंगे? टाइम प्रपोर्शन बेसिस पर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका निकलेगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। समझ में आ गया ये, ठीक है। मैं प्रॉब्लम लूंगा, इस पर प्रॉब्लम लूंगा धीरे धीरे करके। उसके बाद उसके बाद आता है आपका एक पॉइंट, पार्टली पेड अप शेयर, ठीक है। अगर मान लो शेयर 15 रुपए का है, अगर मान लो शेयर 15 रुपए का, ये देखो ये वीडियो इसलिए दे रहा था कि आप 15 से 20 मिनट के अंदर में AS पूरा रिवाइज कर लें और प्रॉब्लम वाला पार्ट जो रहेगा उसको देखें और फटाफट आप उस प्रॉब्लम वाले पार्ट से AS को कंप्लीट करें। पार्टली पेड अप शेयर्स, पार्टली पेड अप शेयर्स अगर रहता है, जैसे मान लो 10 रुपए का फेस वैल्यू शेयर है, शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया है। और 10 रुपये जो हमारा फेस वैल्यू है शेयर का, 10 रुपये मान लो हमारा फेस वैल्यू है शेयर का, 10 रुपया मान लो अगर फेस वैल्यू है शेयर का, 10 रुपया अगर फेस वैल्यू है शेयर का, ठीक है। लेकिन अभी तक 7 पेड अप हुआ है, 7 पेड अप, तो उस केस में हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी सर कैसे निकालेंगे? आप पूछेंगे भैया प्रॉब्लम क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स अगर मान लीजिए 10,000 है, तो 10,000 को आप डायरेक्टली निकाल लीजिए ना टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स हो तो हमारे पास रिसोर्स कितने हैं? रिसोर्स आया है सिर्फ 7 रुपये, अभी तक 3 रुपये का रिसोर्स आया नहीं है। तो फिर हमको कुछ ना कुछ अलग तरीका अपनाना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। और वो अलग तरीका क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ, सुनिए जरा। अलग तरीका वो क्या होगा? अगर पार्टली पेड अप शेयर्स रहता है, अगर पार्टली पेड अप शेयर्स रहते हैं तो when shares are partly paid up then calculate weighted average outstanding shares in rupee value, in rupee value का मतलब क्या हो गया? फिर आपको ना नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पर नहीं निकालना पड़ेगा, फिर आपको निकालना पड़ेगा वैल्यू बेसिस पर निकालना पड़ेगा। और वैल्यू बेसिस पर निकालना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? वैल्यू बेसिस पर निकालना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। वैल्यू बेसिस पर निकालना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी चीजें बता देता हूँ, प्रैक्टिकल वाले पार्ट में मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। वैल्यू बेसिस पर निकालने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर्स है आपका 1500, ठीक है, 1500 शेयर्स है और फेस वैल्यू उसका 10 रुपया, ठीक है, फेस वैल्यू है 10 रुपया और 10 रुपया फुल्ली पेड अप है। फिर उसके बाद से आपने 1/5/22 को 2000 शेयर्स इशू किए, ठीक है, इशू किए।
जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपया, लेकिन पेड अप कितना है 7 रुपया। पेड अप कितना है 7 रुपया, ठीक है। तो इस केस में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा, इस केस में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा। देखो सबसे पहले लेंगे ओपनिंग बैलेंस कितना रुपया 1500 इंटू 10, हम वैल्यू में फिगर लेना शुरू कर देंगे 15,000 रुपया। 15,000 रुपया ये ले लिया वैल्यू फिगर 15,000 रुपया। फिर ऐड करेंगे क्या पब्लिक इशू। पब्लिक इशू कितना रुपया है सर 2,000 शेयर्स है, और शेयर का वैल्यू कितना है, पेड अप वैल्यू कितना है 7 रुपया। 7 रुपया यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इस बात को आप याद रखेंगे। 7 रुपया यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इस बात को आप याद रखेंगे 7 रुपया। अब कितने दिन यूज़ हो रहा है पैसा, ये करंट ईयर में मान लो 31/3/23 के दिन का कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, तो करंट ईयर में हो रहा है 11/12 मई से लेकर के दूसरे साल के मार्च तक। तो ये कितना आएगा, अगर आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये आएगा 2000 इंटू 7 डिवाइड बाई 12 इंटू 11 आ रहा है 12,833। 12,833 ये वैल्यू जो है ना ये रुपया में आया है दोनों का दोनों। तो 15,000 प्लस 12,833 मिलकर कितना हो गया 27,833.33, ठीक है ऐसा। तो उस वक्त अगर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको निकालना पड़ेगा तो रुपया में निकालना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर रुपया में तो निकाल लिया, चलो मैंने, ठीक है रुपया में निकाल लिया, फिर क्या करूंगा, फिर आप इसके बाद ईपीएस निकाल लेंगे और ईपीएस निकाल करके आप पेड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली आपका ईपीएस निकल जाएगा। मैं सवाल में उसकी बात करूंगा, ठीक है आ जाए। When shares are partly paid up, then calculate weighted average outstanding shares in rupee value। रुपी वैल्यू में कैलकुलेट करेंगे और फिर ईपीएस कैसे निकलेगा, बेसिक ईपीएस कैसे निकलेगा, इन रुपी निकलेगा। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर, और वैल्यू शुड बी इन रुपी। अब ये रुपी बेसिस वैल्यू निकल गया, ठीक है। और बीपीएस कैसे निकलेगा फिर, सब बीपीएस इक्वल टू बीपीएस इन रुपी इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। बीपीएस इन रुपी इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर आपका निकल जाएगा बेसिक ईपीएस। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो ठोको लाइक। समझ में आया क्या, ठीक है। और यहाँ पेड अप वैल्यू का मतलब बेसिकली आप समझ लो कि फेस वैल्यू लेना हमको, फेस वैल्यू, ठीक है ऐसा। मैं प्रॉब्लम कराऊंगा इसके ऊपर में। उसके बाद आया बोनस पार्ट। तो बेसिकली ये जो पार्टली पेड अप शेयर है, अगर पार्टली पेड अप शेयर रहा तो क्या करना पड़ेगा, पार्टली पेड अप शेयर रहा तो सर मेरे को वैल्यू में नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू उनका पेड अप वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू उनका पेड अप वैल्यू, ऐसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा और टाइम प्रोपोर्शनल बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैलकुलेट करने के बाद में हम क्या करेंगे, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर या अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर को उससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारा फिगर आएगा बेसिक ईपीएस जो आएगा वो रुपी बेसिस पर रुपी बेसिस पे आएगा, और फिर उसको फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। फेस वैल्यू या पेड अप वैल्यू जो भी है, फेस वैल्यू 10 रुपये है, मैक्सिमम पेड अप वैल्यू कितना हो गया 10 रुपये हो गया, उसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हमारा निकल जाएगा ईपीएस, ठीक है बेसिक ईपीएस। तो आपको मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया, आपको मैंने अभी तक पढ़ाया कि भैया कैसे हम ईपीएस कैलकुलेट करते हैं, और ईपीएस में जो दो चीज़ें आती है मेन एलिमेंट है हमारा, पहला अर्निंग और दूसरा वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों चीज़ें मैंने पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि भाई पार्टली पेड अप शेयर्स पे हम काम कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोनस शेयर एंड शेयर स्प्लिट। बोनस शेयर एंड शेयर स्प्लिट,
बोनस शेयर का मतलब क्या होता है समझो आप। बोनस शेयर का मतलब होता है हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर्स देते हैं एंड वी डोंट टेक एनी मनी फ्रॉम देम, ठीक है। तो हमारे कंपनी के पास में कोई भी रिसोर्स नहीं आता है। कंपनी के पास में कोई भी रिसोर्स नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास में कोई भी रिसोर्स नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ जो है ना कंपनी शेयर्स देती है सामने वाले बंदे को, ठीक है। तो उस केस में हम ईपीएस वगैरह कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहली बात, एक बात याद रखना, बोनस शेयर के केस में, ठीक है, बोनस शेयर के केस में डेट ऑफ इशू इज नॉट रिलेवेंट। डेट ऑफ इशू को ध्यान ही नहीं देना, डेट ऑफ इशू पे कोई रिलेवेंसी ही नहीं है, डेट ऑफ इशू से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो बोनस शेयर को सर कैसे लेना है, ऑलवेज बोनस शेयर जितना आप इशू करेंगे उसको फुल ईयर बेसिस पे लेना है। ऑलवेज बोनस शेयर को किस पे लेना है, फुल ईयर बेसिस पे लेना है। और अगर सवाल में कोई भी पार्टली पेड अप शेयर्स आ गया, पूरे सवाल के अंदर में कोई पार्टली पेड अप शेयर्स आ गया, तो सारा का सारा जो प्रॉब्लम में जो सारे के सारे जो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट होंगे ना, वो सारे के सारे किस पे होंगे, रुपी बेसिस पे कैलकुलेट होंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। देखो जरा, अगर बोनस शेयर दिया रहेगा, ठीक है, देन ऐड फुल नंबर ऑफ शेयर्स इन वेटेड शेयर्स। फुल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ वेटेड शेयर्स में ऐड कर देंगे और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, फुल नंबर ऑफ शेयर्स ऐड कर देंगे, ठीक है, और कुछ भी नहीं सोचेंगे। उसके बाद में बोनस इशू शुड बी कंसीडर्ड इन वेटेड शेयर्स कैलकुलेशन फॉर बोथ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ठीक है। सुनो ना जरा, जब भी बोनस इशू होता है तो हम करंट ईयर के ईपीएस तो निकालते ही निकालते हैं, हमको प्रीवियस ईयर का ईपीएस भी निकालना पड़ता है। फिर से बोल रहा हूं, जब भी बोनस इशू होता है, बोनस इशू सवाल में रहता है, तो हम करंट ईयर का ईपीएस निकालते ही निकालते हैं, हम प्रीवियस ईयर का भी ईपीएस निकाल देते हैं, निकालना पड़ता है हमें। उसको रीस्टेटेड ईपीएस या रीएडजस्टेड ईपीएस भी बोलते हैं। तो जब भी बोनस इशू का सवाल रहेगा तो आप बोनस के शेयर को फुल वैल्यू पे मतलब फुल शेयर्स को फुल ईयर बेसिस पे ऐड कर देंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। उसके बाद में करंट ईयर का ईपीएस निकाल लेंगे और फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, प्रीवियस ईयर के ईपीएस को भी निकालना पड़ेगा। तो सर क्या प्रीवियस ईयर का डेटा हमें दिया रहेगा? यस, जब भी बोनस का सवाल रहेगा तो आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के दोनों का डेटा दिया रहेगा। तो प्रीवियस ईयर का जो डेटा होगा ना, उसका जो नंबर ऑफ शेयर्स होगा, प्रीवियस ईयर का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, उस टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में जो बोनस आपने करंट ईयर में किया है, उस बोनस के नंबर ऑफ शेयर्स को भी जोड़ देंगे। तो दोनों का दोनों जो ईपीएस होगा ना, करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का, वो दोनों निकल जाएगा। तो करंट ईयर का ईपीएस आप नया नया निकाल ही रहे हैं, प्रीवियस ईयर का जो ईपीएस आप निकाल रहे हैं ना, उसको बोलेंगे रीस्टेटेड या री एडजस्टेड ईपीएस, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ शेयर स्प्लिट विल बी सेम एज यूजुअल, जैसा आपका होता है। नाउ राइट शेयर्स, अब राइट शेयर्स की बात करते हैं। राइट शेयर्स में क्या होता है सर? राइट शेयर्स आर, एक बार मैं जैसे ये बोनस इशू है ना, मैं इसके बस बारे में सवाल भी करूंगा, ठीक है। तो सवाल करूंगा तो रिलेट करके सवाल करूंगा, सवाल वाला अलग वीडियो रहेगा, उसको आप अलग से देखेंगे सवाल वाले वीडियो को, ठीक है। जैसे मैं एक बार एक नंबर लेता हूँ, समझो ना, आपको वो समझाने के लिए एक बार एक नंबर ले लेता हूँ। चलो, जैसे मान लो 22-23 करंट ईयर है, ठीक है, और 23-24 जो है, एक ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है 22-23, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ का अर्निंग दिया हुआ 6 लाख रुपया और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 लाख प्लस बोनस इशू 10,000 रुपया हो गया, ठीक है। तो 6 लाख बटा में 1,10,000 कितना निकलेगा? 6 लाख बटा में 1,10,000 आ रहा है 5.45 ये आ रहा है ईपीएस। और प्रीवियस ईयर में 4 लाख रुपया दे रखा है हमारा अर्निंग, और प्रीवियस ईयर का ये तो ओपनिंग बैलेंस हो गया मान लो। तो अगर इस साल का ओपनिंग है तो प्रीवियस ईयर का क्या होगा? क्लोजिंग होगा, ठीक है। ईयर मैं चेंज कर देता हूँ, रुक जाओ, यहीं उल्टा लिख दिया मैंने। एक सेकंड रुकना बच्चा बस। ये मान लो 22-23 हो गया, ये मान लो 22-23 हो गया, और ये हो गया 23-24, ठीक है। 23-24 करंट ईयर, 22-23 प्रीवियस ईयर। 23-24 में अर्निंग दे रखा है 6 लाख रुपया, 1 लाख रुपया ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमको, और 10,000 का हमने क्या किया? बोनस इशू किया। 10,000 का क्या किया हमने? बोनस इशू किया। 10,000 का हमने क्या किया? बोनस इशू किया। 10,000 का हमने बोनस इशू किया है,
10,000 का हमने क्या किया, बोनस इशू किया, ठीक है। तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया, 1,10,000 करंट ईयर में, और हम उसको डिवाइड करेंगे, 6 लाख को डिवाइड करेंगे उससे, तो हमारा निकलेगा 5.45 ईपीएस। अब जब बोनस इशू आप करते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर का भी ईपीएस को रीएडजस्ट करना पड़ता है। तो रीएडजस्टेड ईपीएस कितना होगा, मान लो हमारी अर्निंग जो है प्रीवियस ईयर की दे रखी है 4 लाख रुपए, और नंबर ऑफ शेयर्स, ये जो करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो क्लोजिंग बैलेंस लिया हमने 1 लाख, और प्लस जो बोनस इशू इस साल किया है वो भी जोड़ना पड़ेगा हमें। तो हमारा जो रीएडजस्टेड ईपीएस निकलेगा प्रीवियस ईयर का, वो निकलेगा 1,10,000 3.64 ऐसे करके निकालना पड़ेगा। समझ गए, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आ जाइए जरा, अब एक बार राइट शेयर्स में चलते हैं, राइट शेयर्स में चलते हैं। राइट शेयर्स बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ का। राइट शेयर्स में देखिए जरा, राइट शेयर्स आर इशूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एट अ प्राइस लेस देन मार्केट प्राइस। राइट शेयर को हम लेस देन मार्केट प्राइस हम लोग इशू करते हैं, ठीक है। हेंस राइट इशू इंक्लूड्स बोथ पेड पार्ट एंड बोनस पार्ट। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि पेड पार्ट और बोनस पार्ट दोनों के दोनों इसमें आते हैं। नाउ हाउ टू कैलकुलेट पेड पार्ट एंड बोनस पार्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेड पार्ट और बोनस पार्ट को कैलकुलेट करना सीखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेड पार्ट और बोनस पार्ट को कैलकुलेट करना सीखना। देखो जरा, पेड पार्ट और बोनस पार्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1, आप पहला चीज कैलकुलेट करेंगे फेयर वैल्यू एक्स राइट। आप सबसे पहला चीज कैलकुलेट करेंगे फेयर वैल्यू एक्स राइट। आप पहला चीज, एकदम सबसे पहला चीज कैलकुलेट करेंगे फेयर वैल्यू एक्स राइट। नाउ दिस इज व्हाट, फेयर वैल्यू एक्स राइट क्या है सर, आप समझिए ना, फेयर वैल्यू एक्स राइट का मतलब है कि राइट के बाद, आफ्टर राइट का प्राइस, आफ्टर राइट प्राइस। क्या यह सवाल में दिया रहता है क्या? समटाइम्स ये सवाल में दिया रहता है, समटाइम्स ये सवाल में दिया रहता है, कभी 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 कभी, और वो बहुत रेयर केस में। अगर मान लो फेयर वैल्यू दिया हुआ है, आफ्टर राइट फेयर वैल्यू दिया हुआ है, यानी प्राइस आफ्टर राइट दिया हुआ है, तो आप उसको लेना, फिर इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और 99% केसेस में ये नहीं दिया रहता, तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। नाउ सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है फेयर वैल्यू एक्स राइट। और फेयर वैल्यू एक्स राइट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एकदम सिंपल है, याद कर लो मेरे साथ में, एकदम सिंपल है। कैसे कैलकुलेट होगा, देखो जरा, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट। फिर से बोल रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट, सॉरी बिफोर राइट, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इंटू फेयर वैल्यू बिफोर राइट, सॉरी मेरे से गलती हो गया मेरे से, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इंटू फेयर वैल्यू बिफोर राइट। मतलब फेयर वैल्यू राइट इशू होने के पहले का फेयर वैल्यू कितना था वो लेना है, और राइट इशू होने के पहले का नंबर ऑफ शेयर्स कितना था वो लेना है। यानी बिफोर राइट फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितना था कंपनी का, वो लेके मल्टीप्लाई करना। पहले वो लेके मल्टीप्लाई कर लिया हमने, वो लेके हमने मल्टीप्लाई कर लिया, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट एंड फेयर वैल्यू बिफोर राइट मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस अब उसके अंदर जोड़ना है, क्या जोड़ना है, राइट शेयर्स इंटू राइट प्राइस। राइट शेयर्स मतलब राइट शेयर का जो नंबर ऑफ, कितना नंबर ऑफ शेयर्स आप राइट शेयर्स इशू कर रहे हैं, इनटू उस राइट शेयर्स का प्राइस कितना है, यानी कितने में वो राइट शेयर इशू कर रहे हैं शेयर होल्डर को, ठीक है, वो प्लस करना है। क्या करना है, फिर से देख लो एक बार, फेयर वैल्यू एक्स राइट निकालते वक्त क्या करना है आपको, फेयर वैल्यू एक्स राइट निकालते वक्त नंबर ऑफ शेयर्स लेना है बिफोर राइट इनटू प्राइस, यानी फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स बिफोर राइट। बिफोर राइट पहले ये पार्ट कैलकुलेट करना है, फिर उसमें जोड़ना क्या है, राइट शेयर्स, कितना नंबर ऑफ शेयर्स राइट शेयर इशू कर रहे हैं, इनटू राइट शेयर का प्राइस कितना है, राइट शेयर का प्राइस कितना है, ये जोड़ लिया। फिर डिवाइडेड बाई आपको फिर डिवाइडेड बाई करना है क्या, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट, डिवाइडेड बाई करना है नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट। फिर एक वैल्यू निकलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू एक्स राइट। तो 2 बार आप सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली सब समझ में आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट, ठीक है। ये डिवाइड करेगा तो फेयर वैल्यू एक्स राइट निकलेगा। अब फेयर वैल्यू एक्स राइट निकल गया, अब आपका काम एकदम आसान हो गया। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, दूसरे स्टेप में करना है भैया कि पेड पार्ट निकालना है, पेड पार्ट। तो पेड पार्ट जो रहेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, पेड पार्ट निकालना और पेड पार्ट की वैल्यू क्या होगी, पेड पार्ट आपको निकालना और पेड पार्ट की वैल्यू क्या होगी। देखो जरा, पेड पार्ट कैसे कैलकुलेट होगा, पेड पार्ट कैलकुलेट होगा राइट शेयर्स इनटू राइट प्राइस, राइट शेयर्स इनटू राइट प्राइस डिवाइड बाय फेयर वैल्यू एक्स राइट। जो आपने फेयर वैल्यू ऊपर निकाला है उसको खाली डिवाइड कर, उससे ना डिवाइड कर देना बस।
राइट शेयर इंटू राइट प्राइस निकालेंगे, फिर फेयर वैल्यू एक्स रेट से आप डिवाइड कर देंगे तो पेड पार्ट निकल जाएगा। देखो जरा ये निकल गया। उसके बाद में क्या करना है, राइट शेयर इंटू राइट प्राइस लेना है डिवाइड बाई फेयर वैल्यू एक्स रेट, जो अपने ऊपर निकाला है वो उसे डिवाइड करना। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स आएगा वो नंबर ऑफ शेयर्स कहलाएगा पेड पार्ट। ये पेड पार्ट कहलाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, ये पेड पार्ट कहलाएगा। ठीक है, अब देखो आपने पेड पार्ट निकाल दिया आपका एकदम इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हो गया, पेड पार्ट निकाल दिया। नाउ अब उस पेड पार्ट में से आपको बोनस पार्ट अलग करना है। अब आपको बोनस पार्ट हटाना है। ठीक है, तो टोटल जो है आपका राइट शेयर्स कितना है, टोटल राइट शेयर्स कितना है, उसमें से पेड पार्ट माइनस करेंगे तो बोनस पार्ट निकल जाएगा। टोटल राइट शेयर कितना है उसमें से पेड पार्ट माइनस करेंगे तो आपका बोनस पार्ट निकल जाएगा। फिर से बोलता हूं एक बार राइट शेयर वाले को, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको राइट शेयर का फेयर वैल्यू एक्स रेट निकालना है। फेयर वैल्यू एक्स रेट का मतलब होता है आफ्टर राइट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना है, वो निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑफ एक्स रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इंटू फेयर वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर राइट प्लस राइट शेयर इंटू राइट प्राइस। ऐसा न्यूमिनेटर में हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट, तो आपकी एक वैल्यू निकलेगी जिसका नाम होगा फेयर वैल्यू एक्स राइट। अब दूसरा स्टेप क्या है, पेड पार्ट कैलकुलेट करना। पेड पार्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट शेयर इनटू राइट प्राइस डिवाइड बाई जो फेयर वैल्यू एक्स रेट आपने पहले वाले स्टेप में निकाला है उसे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करते ही आपका फेयर वैल्यू एक्स रेट से डिवाइड करते ही आपका पेड पार्ट निकल जाएगा। पेड पार्ट जो निकलेगा वो नंबर ऑफ शेयर्स में निकलेगा, और नंबर ऑफ शेयर्स में अगर आपका पेड पार्ट निकलेगा तो आप बोनस पार्ट आसानी से निकाल सकते हो। टोटल राइट इशू जितना है उसमें से क्या माइनस करेंगे, पेड पार्ट माइनस करते हो तो बोनस पार्ट ऑलरेडी आपका आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और याद रखना, बोनस पार्ट जो रहेगा ना, इसके अंदर बोनस पार्ट आ गया। अब बोनस पार्ट आने के फलस्वरूप क्या होगा, आपको बताया कि जहां जहां सवाल में बोनस पार्ट आएगा, जहां जहां सवाल में बोनस पार्ट आएगा तो आपको रीस्टेटेड या रीएडजस्टेड ईपीएस आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो यहां पर बोनस पार्ट आ गया, इसलिए आपको कंपैरेटिव ईयर्स का मतलब पिछले साल का आपको बीईपीएस फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर का आपको बीईपीएस फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। ओके, बोनस पार्ट फुल ईयर बेसिस पर लेंगे और पेड पार्ट जो रहेगा हमेशा हम टाइम बेसिस पर लेंगे, ये बात याद रखना। और ये जो नीचे लाइन लिख रखी है इसको मैंने लिखा है इसलिए कि आपको याद रहे कि अगर पार्टली पेड अप शेयर जो है सवाल में कभी भी आता है तो आपको पूरे सवाल में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर जो रहेगा वो वैल्यू में निकालना पड़ेगा, और ईपीएस आपको पर रुपी बेसिस पर निकालना पड़ेगा, फिर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्चुअल ईपीएस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डाइल्यूटेड ईपीएस। एक बड़ा एकदम अजीब सा और टफ सा पॉइंट है डाइल्यूटेड ईपीएस, लेकिन मैं आपको एकदम आसानी से स्टेप्स, मैंने मेहनत करी इसके पीछे कि आपको स्टेप्स वगैरह प्रॉपर लिख के दें और अच्छे से आपको सिखाया जाए डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकलेगा। तो डाइल्यूटेड ईपीएस इज दैट ईपीएस which is calculated after considering the potential number effect of potential number of equity shares। मतलब ऐसे शेयर्स जो इक्विटी शेयर नहीं थे और इक्विटी शेयर बनेंगे उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे ईपीएस के ऊपर में, इसको कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। समझ आ रही बात? ओके, नाउ डाइल्यूटेड ईपीएस को मैं बार बार डीईपीएस, मैं डाइल्यूटेड ईपीएस को बार बार डीईपीएस करके संबोधित करूंगा। और डाइल्यूटेड ईपीएस जो है ना वो निकलेगा कैसे, डाइल्यूटेड ईपीएस जो आपका निकलेगा कैसे, जरा देखो। सबसे पहले लिखेंगे ऊपर में अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूटेड पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। मैं थोड़ा एग्जाम्पल लूंगा इसके पीछे, चिंता ना करना, और इसमें एक प्रॉपर सवाल कराऊंगा इसके लिए। ठीक है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर, मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर लेना है आफ्टर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर। इसका क्या मतलब है, आफ्टर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर, इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो इंटरेस्ट देना था हमें डिबेंचर पे, इंटरेस्ट देना था हमें डिबेंचर पे, और डिबेंचर कन्वर्टिबल है इनटू शेयर्स। जब वो कन्वर्ट होगा शेयर्स में तो वो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा इसमें वो देखना है बस आपको। ठीक है, और मैं इस पर कराऊंगा, उसको डिवाइड करेंगे वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स प्लस डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स प्लस डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। आपके बात में मन में दो सवाल आ रहे होंगे, सर भैया ऊपर जो बोले हैं वो क्या है, नीचे जो बोले हैं वो क्या, और पोटेंशियल इक्विटी शेयर ये कौन सी बला है। अरे भाई रुको ना, बताता हूँ कौन सी बला है। नाउ पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या है, देखो हो सकता है कभी कभी परीक्षा में लिखने के लिए आता है कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर किसको बोलते हैं, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है,
जो नीचे का फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसको पोटेंशियल इक्विटी शेयर बोलेंगे। आप बोलो कौन सा कंडीशन? पहला, उस कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमें कोई ना कोई रिसोर्स मिलने वाला है, ठीक है, रिसोर्स मिलने वाला है, हमने रिसीव किया है या कैश में किया या फिर काइंड में किया है, और वो जो रिसोर्स है यूटिलाइज हो रहा है हमारी कंपनी के द्वारा हमारे बिजनेस में, ठीक है। उसके बाद में जब हम उस इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करने जाएंगे तो हमारे पास से क्या होगा? इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा। अब इसका सिंपल एग्जांपल जो है, पहले कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर ले लो। कन्वर्टिबल डिबेंचर आप इशू करते तो आपको क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं, और अगर जब वो कन्वर्ट किया जाएगा शेयर्स में तब इसका सेटलमेंट डेट आ जाएगा इसका मतलब, और सेटलमेंट डेट के दिन क्या होगा भैया? हमें ना इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इक्विटी शेयर्स देने पड़ेंगे उनको। इसको हम कहते हैं क्या? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। ये कुछ एग्जांपल्स है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स के। नाउ अब डीईपीएस हम कैसे कैलकुलेट करते हो? डीईपीएस कैलकुलेट करने का, डाइल्यूटिव इक्विटी अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हो, उसको कैलकुलेट करने का हमारा स्टेप्स क्या क्या है। और स्टेप्स बहुत ध्यान से समझना बच्चा, बड़ा कठिन स्टेप है, लेकिन मैंने कोशिश किया है आपको आसानी से समझाऊंगा। इसके ऊपर जो प्रॉब्लम वाली वीडियो होगी उसके अंदर मैं प्रॉब्लम कराऊंगा, और प्रॉब्लम आराम से देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले ये वीडियो देख लेना ताकि जिन बच्चों ने फटाफट इक्विटी AS20 EPS करा उनको एक बार रिवाइज करना, तो एक बार ऐसा देख के चले जाएंगे वो। पहले आइडेंटिफाई करो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है कि नहीं है, पहले देखो, चेक करो कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर उसमें है कि नहीं। अगर पोटेंशियल इक्विटी शेयर है इसका मतलब डीपीएस हमें निकालना पड़ेगा, और फिर आपको कैलकुलेट करना है इंक्रीमेंटल ईपीएस। इंक्रीमेंटल ईपीएस का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंटल ईपीएस का मतलब होता है कि इम्पैक्ट ऑन अर्निंग इन पोटेंशियल इक्विटी, इफ होगा यहाँ पर, इफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर इज ट्रीटेड एज इक्विटी शेयर। बोल रहा है अर्निंग पे क्या फर्क पड़ेगा अगर पोटेंशियल इक्विटी शेयर को हम इक्विटी शेयर बना देते हैं तो। जैसे मान लो कन्वर्टिबल डिवेंचर है, उस पर 50,000 रुपये पर साल आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब कन्वर्टिबल डिवेंचर को डिवेंचर में कन्वर्ट कर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा? वो 50,000 रुपये जो आप इंटरेस्ट देते हो वो इंटरेस्ट आप नहीं देंगे, आपका इंटरेस्ट बच जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट बच गया मतलब क्या? अर्निंग क्या होगी? बढ़ गई ना, अर्निंग पे इंपैक्ट आया। तो ऐसे ही, तो जैसे यहाँ पर कन्वर्टिबल डिवेंचर पे 50,000 रुपये इंटरेस्ट देते हैं हम हर साल, ये इंटरेस्ट देते हैं मान लो 50,000 रुपये हर साल, इंटरेस्ट की स्पेलिंग, इंटरेस्ट देते हैं हर साल, तो ये इंटरेस्ट हो गया। और डिवाइड बाय क्या करेंगे? इम्पैक्ट ऑन शेयर्स इफ पीईएस इज ट्रीटेड एज इक्विटी शेयर्स। तो शेयर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? शेयर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर हम पोटेंशियल इक्विटी शेयर को शेयर बोलते हैं तो, ठीक है। मान लो वो जब कन्वर्ट होगा तो 10,000 इक्विटी शेयर्स बनेगा। वो जब कन्वर्ट होगा तो 10,000 इक्विटी शेयर्स बनेगा। मान लो वो जब कन्वर्ट होगा ना तो 10,000 इक्विटी शेयर्स बनेगा। मान लो जब वो कन्वर्ट होगा तो 10,000 इक्विटी शेयर्स बनेगा। तो इसका मतलब है कि इंक्रीमेंटल ईपीएस कितना आ रहा है? 5 रुपया। मतलब आपका जो पहले ईपीएस था अब वो 5 रुपए से और बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? इंक्रीमेंटल ईपीएस देखो यहाँ लिखा हुआ, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर ईच पोटेंशियल इक्विटी शेयर। बोला दिस इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर ईच पोटेंशियल इक्विटी शेयर। हर पोटेंशियल इक्विटी शेयर के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि किसी सवाल में ना एक से ज्यादा पोटेंशियल इक्विटी शेयर रहते हैं, तो हर पोटेंशियल इक्विटी शेयर के लिए हमें इंक्रीमेंटल ईपीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं जो एक बड़ा सवाल कराऊंगा उसके अंदर में मैं ये 3 पोटेंशियल इक्विटी शेयर लूंगा। एग्जाम में सिर्फ एक आता है, ठीक है। इफ ओनली 1 पोटेंशियल इक्विटी शेयर इज देयर देन कैलकुलेट ओनली 1 इंक्रीमेंटल ईपीएस, ठीक है। उसके बाद रैंक इंक्रीमेंटल ईपीएस फ्रॉम लोअर टू हायर। लोअर टू हायर का मतलब जिसका ईपीएस कम होगा उसको रैंक 1 देना है, जिसका ईपीएस ज्यादा होगा उसको रैंक 2 और ऑनवर्ड्स देना है। जैसे मान लो एक और पोटेंशियल इक्विटी शेयर उसका ईपीएस कितना है? 3, एक और उसका आया 1.5, तो रैंकिंग कैसे होगी? 1, 1, 2 और 3। इस तरह आप उसको रैंक अलॉट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो सिर्फ एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, इफ ओनली 1 पोटेंशियल इक्विटी शेयर, तो रैंकिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। एकदम सिंपल सवाल बन जाएगा फिर आपका। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप आइडेंटिफाई करेंगे पोटेंशियल इक्विटी शेयर। आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करेंगे भैया? आप इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालेंगे, ठीक है। इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालने के बाद आप रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग करने के बाद टेस्ट फॉर डाइल्यूशन होगा। टेस्ट फॉर डाइल्यूशन होगा। टेस्ट फॉर डाइल्यूशन का मतलब क्या है?
टेस्ट फॉर डाइल्यूशन का मतलब है कि हम चेक करें कि उसकी वजह से इक्विटी शेयर डाइल्यूट हो रहा है कि अर्निंग डाइल्यूट हो रही कि नहीं हो रही है। ठीक है, अर्निंग डाइल्यूट होने का मतलब है अर्निंग कम हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे, ऊपर में न्यूमरेटर लेना है और डिनोमिनेटर लेना है। न्यूमरेटर में अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर लेना है और इधर शेयर्स लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने बेसिक ईपीएस निकाला था ना, बेसिक ईपीएस, तो बेसिक ईपीएस के लिए जो अर्निंग हमने ली थी वो अर्निंग यहां पर लेंगे और डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, उसका नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे टोटल। ठीक है, फिर उसमें से माइनस करेंगे प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ये सवाल में दिया रहेगा, नहीं दिया है तो जीरो, नहीं माइनस करना है। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अगर दिया रहेगा तो माइनस कर देना। फिर लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अगर रहेगा तो ऐड कर देना। तो मैं बता रहा हूं आपको, शायद आपके एग्जाम में ये ना दिया रहे, ये ना दिया रहे। ठीक है, तो नहीं दिया रहेगा तो जीरो है। अगर मान लो दे दिया, 10 नंबर का ये सवाल दे दिया, ठीक है, 8 नंबर का दे दिया, 5 नंबर का दे दिया और ये सब दे दिया, तो आप दे दिया तो आप यूज कर लेना, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आपका जो ये वैल्यू आएगा इसके थ्रू आप निकालेंगे ईपीएस। यहां पर फिर आप ईपीएस निकाल लेंगे। डिनोमिनेटर कौन सा, ये वाला है, न्यूमरेटर कौन सा, ये वाला है, तो दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये डिवाइड बाय ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप पहले ये निकाल लेंगे, ये आपने निकाल लिया। अब निकालने के बाद क्या होगा, जितने सारे पोटेंशियल इक्विटी शेयर होंगे, जितने सारे पोटेंशियल इक्विटी शेयर होंगे बेटा, जो भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर होंगे, उससे होने वाला इंपैक्ट, मतलब जैसे आपको बताया था इंटरेस्ट बच गया मेरा, तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट यहां लिखेंगे। ठीक है, प्लस वो कन्वर्टिबल डिवेंचर जितने नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट होगा वो यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स लिखेंगे। लिखने के बाद जो डेटा आएगा फिर एक बार आप ईपीएस निकालेंगे। ठीक है, और ईपीएस निकालते वक्त क्या देखेंगे, अगर ये कम हुआ तो डायल्यूटिव मानेंगे, मतलब इससे ये कम हुआ इसका मतलब ये डायल्यूटिव इक्विटी शेयर है और हमें कैलकुलेशन में लेना है। ठीक है, उसके बाद मान लो दूसरा पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है, कोई शेयर वारंट है या फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। ठीक है, तो मान लो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, तो उस पर जो डिविडेंड देना पड़ता है हमको नहीं देना पड़ेगा, तो वो हम मानेंगे क्या, इंपैक्ट मानेंगे, और वो जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा उसका कन्वर्जन का चीज मानेंगे। ठीक है, शेयर्स मानेंगे। फिर हम यहाँ जोड़ने के बाद में फिर निकालेंगे एक बार ईपीएस। अगर फिर ये कम हो रहा है इसका मतलब डायल्यूटिव है, और कम नहीं हो रहा तो मतलब डायल्यूटिव नहीं है। उसके बाद में अब डीपीएस निकलेगा फाइनली। अब जो डीपीएस, मैं तो थोड़ा ये बड़ा चीज बता रहा हूँ, एग्जाम में शायद इतना ना आए। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे तो छोटी छोटी चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। फिर क्या है, अब डीपीएस कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट टेकन फॉर बीईपीएस, मतलब प्रॉफिट टेकन फॉर बीपीएस का मतलब क्या, ये वाला प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट लेंगे, फिर प्लस इंपैक्ट ऑन अर्निंग, ये वाला या फिर ये वाला, दोनों, ये प्लस ये दोनों, जितना इक्विटी पोटेंशियल इक्विटी से रहेगा उनका सारा इंपैक्ट ले लेंगे अर्निंग पे। फिर डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कौन सा लेना है, पहले बेसिक वाला, प्लस उसके बाद में एक ये और एक ये, दोनों को प्लस करके नीचे में लिखना और आपका आ जाएगा डीपीएस, डायल्यूटिव अर्निंग पर शेयर। इसको 2 बार सुन लेना, पीछे बैक करके प्लीज 2 बार सुन लेना, इतना बड़ा है कि दोबारा बताना मतलब मुमकिन नहीं है, क्योंकि वीडियो में थोड़ा छोटा रखना चाहता हूँ, 40-45 मिनट में खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है, नाउ अब आ जाओ ईसॉप इन ईपीएस। इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो होता है ईपीएस में कैसे दिखेगा, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो होता है ना ईपीएस में कैसे दिखेगा। इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन का जो भी सवाल आएगा ईपीएस में, आपको आंख बंद करके एक काम करना है, वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर से पहले ये तो फिक्स है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप निकालेंगे नंबर ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर, कि भाई पोटेंशियल इक्विटी शेयर का नंबर कितना होगा, उसको कैसे निकालना है। ईसॉप का आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना है, माइनस ईसॉप इनटू एक्सरसाइज प्राइस, यानी ईसॉप का नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एक्सरसाइज प्राइस डिवाइड बाय एवरेज फेयर वैल्यू। ये आपको सवाल में गिवन रहेगा, ये आपको सवाल में दिया हुआ रहेगा। यहां से आपका लिख लेगा नंबर ऑफ शेयर्स, देन आप टेस्ट ऑफ डाइल्यूशन जैसे फॉलो करते हैं वैसे आप यहां पर फॉलो करते जाएंगे। अगर वो डाइल्यूटिव है इसका मतलब है आपको यहां पर लेना है और लेकर के उसको आपको यूज करना है। अब समझो ईसॉप वाले में कोई इंपैक्ट और अर्निंग पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, सर जीरो। तो ईसॉप वाले में यहां पर ये वाला चीज जीरो रहेगा, यहां पर जीरो रहेगा, ये चीज नंबर ऑफ शेयर जो है वही इंक्रीज होगा। बस बेटा और कुछ नहीं था। इक्विटी शेयर का जो ईपीएस वाला सवाल है उसको मैं बाद में करूंगा अगली वीडियो में।
इसमें सिर्फ मैंने आपको सारा का सारा डिटेल समझाया है। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इसको रिवाइज करें। और थैंक यू सो मच फॉर कि आप इतना देर तक इस वीडियो में बिताया, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।